Supriya Lessons for Learner. I hope all of you are fine. और अपने इस पैंडेमिक पीरियड में जो इतना वर्ल्ड में जो क्राइसिस है और इतना बैड सिचुएशन को आप बहुत इजीली हैंडल कर रहे होंगे. आई होप किसी भी स्ट्रेस को आप ना लें प्लीज. हम लोग इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं. एक बात और मैं यहाँ बताना चाहती हूँ. इंडियन पॉलिटी राजनीति विज्ञान का एक चैप्टर है, एक क्या बोल सकते हैं उसको, एक पोर्शन है. इतना इंपॉर्टेंट है. अगर आप इसको स्टार्टिंग लेवल से काउंट करो 11-12 से, जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं एज अ सोशल साइंस सब्जेक्ट के रूप में, तब से इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान ग्रेजुअली ये अपना सिलेबस को इम्प्रूव करता जाता है. और आईए, इंटर, बीए, बैचलर, एमए, मास्टर डिग्री से लेकर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं सबको ये कवर करता है. आई मीन सब में ये इंक्लूड है. इसको छोड़ नहीं सकते हैं. इसके बिना कोई भी हमारा सिलेबस कवर नहीं हो सकता है. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ले लें आप, किसी भी तरीके का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, आपको इंडियन पॉलिटी पढ़ना ही पढ़ना है. बैचलर में आप बैचलर डिग्री का कोर्स कर रहे हो पॉलिटिकल साइंस से, या मास्टर कर रहे हो आप पॉलिटिकल साइंस से, उसमें भारतीय संविधान पढ़ना ही पढ़ना है. इंटर लेवल पे पढ़ना ही पढ़ना है. 12th स्टैंडर्ड में पढ़ना ही पढ़ना है. तो इसको आप एक माइंडसेट में ये ना बना ले कि ये कॉम्पिटिटिव पर्पस से है तो ही जो कर रहे हैं तैयारी वही देखेंगे वही पढ़ेंगे. ऐसा नहीं है. कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी देख सकता है. समझिए, ग्रेजुअली मैं और इम्प्रूव करूंगी और मैं इसके फर्दर बैचलर डिग्री कोर्सेज का भी सिलेबस लेकर आऊंगी और मास्टर डिग्री भी लाऊंगी. तो ग्रेजुअली इम्प्रूव करेंगे. फिलहाल तो इंडियन पॉलिटी का एटलीस्ट हाफ ऑफ द पोर्शन तो कवर कर लें. तो हमारा तो अभी फर्स्ट ही चैप्टर चल रहा है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हमने कंपनी रूल को पढ़ना शुरू किया है 1773 से 1853 का टाइम, जिसमें हमने बहुत सारे रेगुलेशन एक्ट पढ़ लिया था. इसके पहले हमने चार्टर एक्ट ऑफ 1833 को कवर किया था. यह जो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 है, कंपनी रूल का लास्ट चार्टर है. कंपनी रूल का यह लास्ट चार्टर है. इसके बाद मोर और लेस कंपनी का रूल खत्म हो जाता है, या यूं कहिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से बाय बाय कर दिया जाता है. उनका चैप्टर ऑलमोस्ट कवर क्लोज होने वाला है इस एक्ट के बाद. चार्टर एक्ट ऑफ 1833 का चार्टर एक्ट ऑफ 1833 का एक्सटेंशन है. उसका लास्ट एक्सटेंशन है. कैसे? सेलेक्ट कमिटी के रिपोर्ट के आधार पर चार्टर एक्ट ऑफ 1853 पास किया जाता है. इन द ईयर ऑफ 1852 में सिलेक्शन कमिटी बनती है, जिसमें रिपोर्ट जो सबमिट किया जाता है, किन की याचिकाओं पे वो रिपोर्ट आधारित होता है? वो रिपोर्ट आधारित होता है राजा राम मोहन राय दूसरा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी के लोगों के द्वारा, सिटीजन्स के, और दूसरा मद्रास नेटिव एसोसिएशन. ये यहां से 3 याचिकाएं जाती हैं. राजा राम मोहन राय का जो इंग्लैंड यात्रा है, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के जो लोग थे सिटीजन्स, और मद्रास नेटिव एसोसिएशन, इन तीनों की याचिकाओं पे एक रिपोर्ट तैयार की जाती है और उस रिपोर्ट को सिलेक्शन कमेटी के द्वारा ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1853 में पास किया जाता है, जिसका नाम होता है चार्टर एक्ट ऑफ 1853. करेक्ट? दूसरा इसका जो फीचर्स है, क्या क्या 1833 का फीचर्स जो इसमें
या जो उसका स्ट्रक्चर जो इसमें कंटिन्यू रह जाता है उसको एक बार देख लेते हैं। जो पोजीशन, जो टेरिटरी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में था बिफोर पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 में वो टेरिटरी ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया कहलाता है। पिछले एक्ट में वो टेरिटरी ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया तो कहलाता ही है, बट अब उसको डेडिकेट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ इन हिज मैजेस्टी, हिज सक्सेसर और हिज हायर्स, ये तीनों फॉर्म में उसको डेडिकेट करना है। वो यहाँ पे चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में रिमेन रह जाता है। ये स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे सेम रह जाता है, यानी ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया अभी भी वो डेडिकेट होगा इन द ट्रस्ट ऑफ हिज मैजेस्टी, हिज हायर्स और हिज सक्सेसर्स में। वो चीज यहाँ रिमेन रहा। दूसरा फीचर है यहाँ पे कि चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में जो कंपनी को एक्सटेंशन 20 सालों के लिए मिलता है इंडिया में बिजनेस करने का, ट्रेड करने का, वो यहाँ पे खत्म कर दिया जाता है, यानी वो एक्सटेंशन यहाँ नहीं मिलता है। एक तरह से कह लें कि वो एक्सटेंशन अनलिमिटेड है, उसका कोई लिमिट नहीं है, कोई टाइम सेट नहीं है। वो जब चाहे तो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट अब उसको रिमूव कर सकता है, उस रूल को रिमूव कर सकता है। आई मीन कि उसमें कोई एक्सटेंशन नहीं दिया जाता है। ये थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो गया। दूसरी चीज जो यहाँ पे रिमेन रहती है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोड ऑफ डायरेक्टर्स का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे रिमेन रह जाता है। कंपनी को 20 सालों का एक्सटेंशन नहीं मिलता है। अब ये जो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 है, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 पिछले चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में तब के जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो वहां इंट्रोड्यूस होते हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया यहां भी है। इस एक्ट के समय जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, he was लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी के टाइम में चार्टर एक्ट ऑफ 1853 आता है। ये इस समय के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है। ये यहां पे चेंज हुआ। दूसरा फीचर क्या चेंज होता है कि पिछले एक्ट में, पिट्स इंडिया एक्ट में मेंबर्स जो थे असिस्ट करने के लिए गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल को, वो 4 से 3 रिड्यूस किया गया था। पिछले एक्ट में चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में फिर से वो 3 से 4 कर दिया गया था, लेकिन वो 4th मेंबर जो था वो एंटाइटल नहीं था। काउंसिल के जो असिस्टिंग मेंबर थे उसमें वो मेंबर एंटाइटल नहीं था, लेकिन उसको पावर दिया गया था कि आपको जब भी कोई लेजिस्लेटिव फंक्शन हम लोग अटेंड करेंगे तो उसमें हम आपको पार्टिसिपेट करेंगे, आपका पार्टिसिपेशन उसमें लेंगे, आपकी राय उसमें ली जाएगी। वो जो 4th मेंबर है यहां फुल मेंबर हो जाता है। इस एक्ट में वो जो 4th मेंबर है वो लेजिस्लेटिव जो स्ट्रक्चर जो फॉर्म होने वाला है, जो असिस्ट करता था मेंबर्स, वो 4th मेंबर यहाँ पे परमानेंट हो जाता है। ये इसका फीचर्स जो रिमेन रह गया, मतलब जो उसमें जो थोड़ा सा जो ड्रॉबैक लगा हुआ था वो यहाँ पे क्लियर हो गया। दूसरा फीचर्स यहाँ पे ऐड होता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोड ऑफ डायरेक्टर्स को, बोर्ड ऑफ कंट्रोल प्लस कोड ऑफ डायरेक्टर, ये दो स्ट्रक्चर यहां भी रिमेन है, यहां भी सेम है। इनको पावर दिया जाता है कि आप प्रेसिडेंसी का एक्सटेंशन कर सकते हैं, प्रेसिडेंसी का एक्सटेंशन कर सकते हैं इन द सीरीज ऑफ वोट। बॉम्बे, बंगाल और मद्रास जो प्रेसिडेंसी थी उसके सीरीज में आप एक्सटेंशन कर सकते हो, आप नया प्रेसिडेंसी बना सकते हो, आप दूसरे की टेरिटरी को एक्वायर कर सकते हो, अपने प्रेसिडेंसी में शामिल कर सकते हैं। ये उनको पावर यहाँ पे दिया जाता है। साथ ही यह भी पावर दिया जाता है कि अगर आपको प्रेसिडेंसी के लिए गवर्नर नहीं मिलता है, आप गवर्नर अपॉइंट नहीं कर सकते हो, तो आप लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट कर सकते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर। और इन द ईयर ऑफ एट द एंड ऑफ द ईयर 1859 तक पंजाब प्रेसिडेंसी का एक लेफ्टिनेंट गवर्नर ये लोग
अपॉइंट करते हैं 1859 में पंजाब प्रेसिडेंसी का एक गवर्नर ये लोग नियुक्त करते हैं, लेकिन 1912 तक एक भी परमानेंट गवर्नर इनको नहीं मिलता है। यानी 1859 में पंजाब प्रेसिडेंसी का एक लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट किया जाता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर यहां पे अपॉइंट किया जाता है 1859 तक, लेकिन 1912 तक एक भी परमानेंट गवर्नर इनको नहीं मिलता है। तो इनको पावर दिया जाता है कि आप टेरिटरी का एक्सटेंशन करिए, बढ़ाओ, अपनी प्रेसिडेंसी को आगे बढ़ा सकते हो, और आप गवर्नर नहीं मिलता तो लेफ्टिनेंट गवर्नर आप अपॉइंट कर सकते हो। इनको कोई भी गवर्नर नहीं मिलता है टिल 1912, कोई गवर्नर नहीं मिलता है। 1859 में एक इनको लेफ्टिनेंट गवर्नर मिलता है पंजाब प्रेसिडेंसी के लिए, ठीक है। दूसरा चीज क्या है इंपॉर्टेंट, गवर्नर जनरल इन काउंसिल को ऑथोराइज किया जाता है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में गवर्नर जनरल काउंसिल को ऑथोराइज किया जाता है कि आप प्रोक्लेमेशन के आधार पर किसी भी प्रकार का घोषणा कर आप किसी भी प्रोविंसेस को अपने अंडर में अपनी जुडिशरी में शामिल कर सकते हो, उनको एम्पावर्ड किया जाता है। प्रोविंसेस को गौर करिएगा, यहां दो चीज दिख रहा है, प्रेसिडेंसी और प्रोविंसेस। बाद में इसको अगले वीडियो लेक्चर्स जितने भी आएंगे उसमें ये क्लियर होता जाएगा प्रेसिडेंसी और प्रोविंसेस। तो गवर्नर जनरल काउंसिल को पावर मिलता है कि आप प्रोविंसेस का एक्सटेंशन करो फॉर द टाइम बीइंग, कुछ समय के लिए। तो इसी प्रोक्लेमेशन के आधार पर उन्होंने गवर्नर जनरल इन काउंसिल empowered for extension of provinces। गवर्नर जनरल इन काउंसिल को एम्पावर्ड किया जाता है एक्सटेंशन के लिए प्रोविंसेस के। इस अधिकार का उसने फायदा उठाया, इस पावर का उसने फायदा उठाया, अपने आप को एम्पावर्ड किया, और जो उन्होंने 3 प्रोविंसेस को अपने अंडर में किया था वो था आसाम, दूसरा था सेंट्रल प्रोविंसेस, द सेंट्रल प्रोविंसेस, और तीसरा था बर्मा। तो यहां पे गवर्नर जनरल काउंसिल को सेपरेटली एम्पावर्ड किया जाता है कि आप प्रोविंसेस का एक्सपेंशन करोगे, एक्सटेंशन कर सकते हैं, और उसने उस प्रोक्लेमेशन के आधार पर, घोषणा के आधार पर इस 3 प्रोविंसेस को अपने अंदर में किया, यह बोलकर कि मुझे आपको एडमिनिस्ट्रेट करना है, आपको एडमिनिस्ट्रेट करना है, आपके ऊपर हमारा एडमिनिस्ट्रेशन होगा, आपके इस प्रोविंसेस के ऊपर हम एडमिनिस्ट्रेट करेंगे। यह कहकर फॉर द टाइम बीइंग के लिए, कुछ समय के लिए वो उसके ऊपर अपना अधिकार दिखा सकता है। तो इसी क्रम में इन्होंने 3 प्रोविंसेस को अपने अंडर में किया था। शॉर्ट में समझ लीजिए, प्रेसिडेंसी जो है और प्रोविंसेस जो है, ब्रिटिश इंडिया जो तबका था वो प्रेसिडेंसी था, और प्रोविंसेस जो है, प्रोविंसेस मतलब जो तबका इंडिया, उस प्रोविंसेस में जो राजा महाराजा, अभी का जो राजघराना है लाइक निजामुद्दीन और मध्य प्रदेश का जो रजवाड़ा है, और जितने भी स्टेट का जो रजवाड़ा घराना है, जो राजा महाराजाओं का जो घराना हुआ करता था वो प्रोविंसेस हुआ करता था। तो उसको ओरिजिनल इंडिया कहा जाता था, और ये जो टेरिटरी जो ब्रिटिश इंडिया के अंडर में थी वो प्रेसिडेंसी होती थी। तो शॉर्ट में ये है, फर्दर इसका देखेंगे प्रोविंसेस में कितना स्टेट आता है, प्रेसिडेंसी में कौन कौन स्टेट आते हैं, कैसे कैसे उनका क्या स्ट्रक्चर फॉर्म चेंज होता है, फर्दर देखते हैं। तो ये 2 चीज यहाँ पे मेंशन हुआ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को प्रेसिडेंसी के एक्सटेंशन के लिए नियुक्त किया जाता है, और गवर्नर जनरल काउंसिल को नियुक्त किया जाता है प्रोविंसेस के एक्सपेंशन के लिए।
दूसरी बात आती है, गवर्नर जनरल काउंसिल अपॉइंट कर सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट को, जो लेजिस्लेटिव मामला जो भी होगा उसको असिस्ट करने के लिए, उसमें उनकी राय लेने के लिए जो लेजिस्लेटिव मामला होगा वो गवर्नर जनरल काउंसिल एक वाइस प्रेसिडेंट को नियुक्त कर सकता है। ये एक एक्स्ट्रा पावर उनको दिया जाता है। दूसरी पावर जो यहाँ पे मिलती है गवर्नर जनरल काउंसिल को कि वो 4th मेंबर की हेल्प लेगा पूरे लेजिस्लेटिव फंक्शन के लिए, वो एम्पावर्ड हो गया। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट फीचर है, पिछले एक्ट का जो भी स्ट्रक्चर है वो मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट बता दिया है। क्या रिमेन रह गया है, मोड ऑफ कंट्रोल रिमेन है, कोड ऑफ डायरेक्टर रिमेन रह गया है, टेरिटरीज जो है ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया वो रिमेन रह गया है। 4th मेंबर जो असिस्ट करने के लिए था वो कभी 3 कभी 4 कभी 3 कभी 4 होता था, वो यहाँ पे जाके 4 हो गया है। ये मोटा मोटी स्ट्रक्चर रिमेन रह गया है। उसके बाद जो मेन फीचर्स है चार्टर एक्ट ऑफ 1853 का, पहली बार इंडिया में मॉडर्न पार्लियामेंट फॉर्म होता है। मॉडर्न पार्लियामेंट फॉर्म होता है ऑन द बेसिस ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, और पहली बार फर्स्ट टाइम मॉडर्न पार्लियामेंट फॉर्म हो जाता है। मॉडर्न पार्लियामेंट इन इंडिया फॉर्म होता है ऑन द बेसिस ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट, राइट। इसका मेन फीचर्स क्या है? पहली बार एग्जीक्यूटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव काउंसिल को डिवाइड कर दिया जाता है। पहले फंक्शंस डिवाइड किए हुए थे। पहले वाले सारे एक्ट में कुछ लेजिस्लेटिव फंक्शन, कुछ एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, कभी प्रेसिडेंसी को, कभी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को, ऐसे प्लस माइनस चलता रहता था। और फाइनली पिछले एक्ट में सारा का सारा लेजिस्लेटिव फंक्शन और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दिया जाता है। फाइनली ए सिलेक्शन कमेटी की जो रिपोर्ट आती थी वो इन सब चीजों की डिमांड किया कि हमारे इंडिया में हमारा मॉडर्न पार्लियामेंट बनाओ, या हमारा पार्लियामेंट होना चाहिए जहां पे आप ही के पार्लियामेंट के आधार पे हमारा भी पार्लियामेंट हो, जहां पे हमारे अपने कंट्री के लोग भी वहां पे एज अ लेजिस्लेटिव पर्सन पार्टिसिपेट करें। ये उस कमेटी की मेन रिपोर्ट थी, ये मेन उसका डिमांड था। तो उसके आधार पर मॉडर्न पार्लियामेंट इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट फॉर्म हो जाता है। पहली बार एग्जीक्यूटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल डिवाइड हो जाते हैं। दूसरी बात कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में पहले जो कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे वो 24 हुआ करते थे। कंपनी के डायरेक्टर जो थे वो 24 हुआ करते थे। इस एक्ट में 24 से 18 कर दिया गया, माइनस कर दिया गया, 18 हो गया मेंबर्स। 18 मेंबर्स में 6 मेंबर्स को रिजर्व कर दिया गया। वो 6 मेंबर्स प्रोविंसेस, इसके पहले मैंने मैंने मेंशन किया है प्रेसिडेंसी और प्रोविंसेस, वो 6 मेंबर्स प्रोविंसेस से नियुक्त होकर आएंगे। वो किसके रिकमेंडेशन पे होगा? वो सारा चीज ब्रिटिश क्राउन के रिकमेंडेशन पे। ब्रिटिश क्राउन प्रोविंसेस से अगर वो 6 मेंबर्स जिसको वो इलेक्ट करेगा, वो 6 मेंबर्स इसमें इंक्लूड होगा। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में 24 से 18 मेंबर्स हो गया, उसमें 6 मेंबर्स लेजिस्लेटिव प्रोविंसेस से होगा, प्रोविंसेस से होगा। ये 6 मेंबर्स जो हैं वो प्रोविंसेस से होंगे। बाकी का जो 12 मेंबर्स हैं वो कहां से होगा? बाकी का जो 12 मेंबर्स है, जो 12 मेंबर्स जो हैं एक्स लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो 24 से 18 किया गया, डायरेक्टर्स जो जितने थे 24 में से 18 किया गया। 18 में जो 6 मेंबर्स थे
वो प्रोविंसेस के लिए उनको रिजर्व कर दिया गया, यानी वो प्रोविंसेस से इलेक्ट होकर आएंगे ब्रिटिश क्राउन के रिकमेंडेशन पे। दूसरा जो है 12 मेंबर्स, उसमें एक हो गया मेंबर गवर्नर जनरल इन काउंसिल, यानी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, पहला मेंबर। एक मेंबर हो गया कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ हो गया। दो मेंबर ये हो गए। चार मेंबर जो है वो जो चार मेंबर जो असिस्ट करने के लिए था लेजिस्लेटिव काउंसिल के को, जो इसके पहले जो फोर्थ मेंबर को फाइनली जो इसमें मिक्स कर दिया गया, वो फोर्थ मेंबर जो थे वो प्रेसिडेंसी से थे, प्रेसिडेंसी से थे। मतलब कि वो जो फोर्थ मेंबर जो काउंसिल को असिस्ट करने के लिए हुआ करता था वो प्रेसिडेंसी से ही होता था। तो वो फोर्थ मेंबर में जो प्रेसिडेंसी जो था वो था बॉम्बे, मद्रास, बंगाल और आगरा। आगरा नहीं था, द नॉर्थ, सॉरी यहां पे लिखते हैं बॉम्बे, मद्रास, बंगाल और द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस। ध्यान दीजिएगा, ये चार मेंबर जो है प्रेसिडेंसी के लिए, प्रेसिडेंसी से जो आए वो बॉम्बे, मद्रास और बंगाल के थे। तीन प्रेसिडेंसी का 3 मेंबर था, और एक मेंबर जो है इंक्लूड होता है वो द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस का एक और मेंबर यहाँ पे इंक्लूड हो जाता है। तो ये 4 मेंबर हो गए यहाँ पे असिस्ट करने के लिए। तो आपका हो गया प्रेसिडेंसी से 4, 5, 6। उसके बाद एक मेंबर होता है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ जज का एक जज होता है, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। दूसरा जो एक जज है वो रेगुलर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट है। ये जो है ये चीफ जज है, चीफ जस्टिस है, चीफ जस्टिस है एक। दूसरे जो है रेगुलर जज है, रेगुलर जज हो गया आपका 4, 5, 6, 7, 8 और 4 जो है वो ये जो 4 है ये प्रेसिडेंसी से आ गए लोग, और ये 4 जो है ये 4 जो मेंबर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल को असिस्ट करने के लिए 4 मेंबर जो मिला था वो 4 मेंबर ये हो गया। ये 4 मेंबर जो है प्रेसिडेंसी से आया, जिसमें 3 प्रेसिडेंसी है, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, और एक नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस से आ गया। तो ये 4 मेंबर जिसमें 3 प्रेसिडेंसी और एक प्रोविंसेस से आया है, और ये 4 जो मेंबर है वो जो असिस्ट करने के लिए आया था लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर, लॉ मेकर्स जो थे, लॉ मेकर्स जो लॉ मेकर्स जो थे लेजिस्लेटिव फंक्शंस के लिए जो अपॉइंट किया गया था, जो 4 आदमी, वो ये हो गया था। और इसके पहले जो 6 मेंबर्स थे वो 12+6 प्रोविंसेस से। तो फाइनली जो स्ट्रक्चर यहां बनकर रेडी हो रहा है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो स्ट्रक्चर बनकर रेडी हो रहा है उसमें एक गवर्नर जनरल काउंसिल है, एक कमांडर इन चीफ है, 4 जो है वो प्रेसिडेंसी से आएगा, 3 प्रेसिडेंसी और एक प्रोविंसेस से आ गया। उसके बाद एक जो है चीफ जज हो गए हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट ऑफ फोर्ट विलियम्स के। दूसरे जो एक रेगुलर जज है, और चौथा जो है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो वो 4 मेंबर जो था जो असिस्ट करने के लिए था, जो पिछले में जिसको सिर्फ अलग से रखा गया था फंक्शन में इंक्लूड करने के लिए, वो इसमें ऐड हो जाता है। तो वो 4 इसमें ऐड हो गया। तो यहाँ पे इतने सारे स्ट्रक्चर को मिलाकर लेजिस्लेटिव काउंसिल तैयार किया जाता है। अब यहाँ पे इस
लेजिस्लेटिव काउंसिल के किसी भी लॉ को गवर्नर जनरल काउंसिल कैंसिल कर सकते हैं अगर मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स अपोज ना करे तो। जैसे आज हमारे यहाँ लॉ पास होता है, अमेंडमेंट होता है, तो मेजॉरिटी देखी जाती है ना कि अगर मेजॉरिटी से लॉ पास कर गया तो वो लॉ बन जाता है। कोई भी अप्रूवल अगर वो तभी अप्रूव होता है जब वो उसको मेजॉरिटी का मास मिलता है। वो सेम चीज यहाँ पे है। अगर यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स अगर अपोज नहीं करेंगे तो वो लॉ बन जाएगा, अगर अपोज करेंगे तो वो रुक जाएगा। लेकिन अगर कोई अपोज नहीं कर रहा है तो गवर्नर जनरल काउंसिल उसको लॉ को खत्म कर सकते हैं। ये एक सबसे बड़ा फीचर्स है चार्टर एक्ट ऑफ 1853 का कि दो एग्जीक्यूटिव काउंसिल और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल यहाँ पे पहली बार सेपरेटली इंट्रोड्यूस होता है, यानी एक मॉडर्न पार्लियामेंट हमारे इंडिया में फॉर्म होता है ब्रिटिश पार्लियामेंट के आधार पर। दूसरी बात, पिछले एक्ट में हमने पढ़ा था इंडियन लॉ कमीशन बनता है लॉ को कोडिफाई करने के लिए, लॉ को बनाने के लिए। यहाँ पे इस एक्ट में इंग्लैंड में भी एक ब्रिटिश लॉ बनाया जाता है, कमीशन बनाया जाता है जो इंडियन लॉ कमीशन को एग्जामिन करेगा कि इसने क्या लॉ बनाया है, क्या नहीं बनाया है। इसको फाइनली एग्जामिन वहां किया जाता था कि उसने क्या लॉ बनाया है। वहां से एग्जामिन होकर लॉ कमीशन वहां से अप्रूव करता था कि आपने जो लॉ बनाया है वो ओके है, वो ठीक है। उसके बाद सबसे मेन फीचर जो है इसका, मैकुले कमेटी जो पिछले एक्ट में ओपन सिविल सर्विसेज एग्जाम का प्रोविजन लेकर आती है और उसको विटो लगा के उसको कैंसिल करा दिया जाता है। वो मैकुले कमेटी 1854 में फिर से वो अप्रूव किया जाता है, उसको अप्रूव कर दिया जाता है, उस अप्रूवल को पास कर दिया जाता है कि हाँ इंडिया में ओपन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होगा। लेकिन तब का बहुत सारा उसमें इश्यूज आया कि जो है ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश पार्लियामेंट कुछ सीट रिजर्व रखेगी मतलब उसको रिजर्वेशन के आधार पर उसको फुलफिल कर दिया जाएगा, उसको एग्जाम नहीं देना है, उसको डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व कर दिया जाएगा। दूसरा आता है कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो भी डिमांड करते हैं कि हमको भी कुछ सीट चाहिए ऐसा जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों को, कुछ लोगों को हमको कुछ ऐसा सीट दे दीजिए जिसमें डायरेक्ट ओपन कंपटीशन में वो भाग नहीं लेंगे और उनको हम अपॉइंट कर देंगे, उसमें इलेक्ट कर देंगे, उसमें सेलेक्ट करवा देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि इंडियंस को इसमें फाइनली मौका दिया जाता है कि आप एज अ सिविल सर्वेंट वर्क करने के लिए तैयार हैं तो आप इसमें पार्टिसिपेट करोगे। तो यहाँ पे पहली बार इंडियंस को मौका मिलता है ओपन सिविल सर्विसेज एग्जाम में पार्टिसिपेट करने का। और फर्स्ट आईसीएस जो थे, इंडिया के फर्स्ट आईसीएस जो थे 1861 में 1861 में रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर फर्स्ट आईएएस ऑफिसर बनते हैं, आईसीएस ऑफिसर बनते हैं। सत्येंद्रनाथ टैगोर फर्स्ट आईसीएस बनते हैं सत्येंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई 1861 में ओपन एग्जाम होता है, इंडियंस उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और पहला इंडियन जो पास होता है वो सत्येंद्रनाथ टैगोर है जो फर्स्ट आईसीएस होते हैं। और इस तरीके से चार्टर एक्ट ऑफ 1853 पास हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, दो काउंसिल बन जाते हैं, सेपरेट एक पार्लियामेंट मिल जाता है। और फर्दर क्या एक्सटेंशन होता है प्रोविंसेस का, प्रेसिडेंसी का, गवर्नर जनरल काउंसिल के पावर को क्या एक्सपेंड किया जाता है या क्या खत्म किया जाता है, फर्दर एक्ट में हम पढ़ेंगे। और इस तरीके से हमारा कंपनी रूल फाइनली
खत्म हो गया। इसके बाद हम क्राउन रूल में आएंगे और एक तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी का एंड यहाँ से माना जा सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।